गुड आफ्टरनून क्लास 9th। लास्ट क्लास में हमने देखा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड वन एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दैट वाज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर को उनके कंपोनेंट्स में सेपरेट करना। नाउ टुडे वी विल सी क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी इज आल्सो अ टेक्निक टू सेपरेट अ मिक्सचर। क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। सो व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी? ग्रीक वर्ड है, जिसमें ग्रीक वर्ड है हमारा क्रोमैटोग्राफी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है। क्रोमा दैट मीन्स कलर एंड ग्राफी विच मीन्स राइटिंग। ग्रीक वर्ड chroma means color and graphy means writing, ठीक है। तो क्रोमैटोग्राफी इन दो वर्ड से बना हुआ है, क्रोमा एंड ग्राफी, टू ग्रीक वर्ड्स, जिसमें क्रोमा का मतलब है कलर एंड ग्राफी का मतलब है राइटिंग। तो इसका नाम क्रोमैटोग्राफी, इस टेक्निक का नाम क्रोमैटोग्राफी इसलिए रखा गया था क्योंकि इस टेक्निक का यूज सबसे पहली बार प्लांट्स के कलर्ड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज किया गया था। बिकॉज इट वाज फर्स्ट यूज्ड टू सेपरेट, it is named so because this technique was first used to separate colored components of plants, ठीक है, कलर components of plants। तो पहली बार इस टेक्निक का यूज प्लांट्स के कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए किया गया था। इसी वजह से इस टेक्निक का नाम दिया गया क्रोमैटोग्राफी। आज के हम मॉडर्न मेथड में कलर सेपरेट करने के लिए तो हम यूज करते ही हैं। जो भी हमारे डाइज होते हैं, तो हमारे डाइज में ना कोई जरूरी नहीं है कि ब्लैक डाई है तो उसमें सिर्फ ब्लैक ही कलर है, उसमें डिफरेंट तरह के डाइज मिक्स हो सकते हैं। तो इस टेक्निक का यूज डाइज में से कलर को सेपरेट करने के लिए तो किया ही जाता है, और भी तरीके में मॉडर्न मेथड में इस टेक्निक का यूज और भी चीजों के लिए हम कर सकते हैं। जैसे दिस इज अ मॉडर्न मेथड यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। दिस इज अ मॉडर्न मेथड used for separation of mixture, this is a modern method used for separation of mixture. This is a modern method used for separation of mixture into their components and to test its purity। और ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट्स की प्योरिटी भी हम इससे टेस्ट कर सकते हैं। एंड टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इस टेक्निक का यूज हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज। अभी तो हमने जाना क्या है, कैसे, क्यों इसका ये नाम पड़ा। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली क्रोमैटोग्राफी। हम डिफाइन अगर करने को आए तो हाउ वी विल डिफाइन क्रोमैटोग्राफी। Chromatography is separation of different components of a mixture, separation of different components of a mixture, separation of different
components of a mixture based upon their solubilities in the same solvent is known as chromatography. Chromatography कह रहा है कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन कंपोनेंट्स का एक ही सॉल्वेंट में क्या सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है, उसी बेसिस पे जब हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स का एक ही सॉल्वेंट में क्या सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है, इस पे बेस होके जब हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। हम इसको एक एग्जांपल मतलब इसका एक एक्टिविटी देख लेते हैं, जिससे हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्रोमैटोग्राफी कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर आपको बताती हूँ, ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं। ये है स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। ये हमारा ए डायग्राम है, ये है हमारा स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक, और ये हमारी पेंसिल की लाइन है। पेंसिल से हमने एक लाइन खींची है, पेंसिल से एक लाइन हमने फिल्टर पेपर के स्ट्रिप पे खींची है। नाउ डायग्राम बी, ठीक है। नाउ थर्ड, water rises up in the paper, taking dyes along with it. Taking dyes along with it. ठीक है, ये हमने क्लिप से इसको अटैच कर रखा है। ठीक है, ये रॉड है, रॉड से हमने क्लिप करके और इस फिल्टर पेपर को
एक ग्लास जार में डिप कर रखा है। ये हो गया हमारा डायग्राम नंबर सी और ये हो गया हमारा डायग्राम नंबर डी। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक डाई। क्रोमैटोग्राफी की एक एक्टिविटी हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके 4 डायग्राम्स मैंने बना दिए, ए बी सी एंड डी। अब हम देखते हैं डिटेल में कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। तो क्या है कि हमने एक फिल्टर पेपर का स्ट्रिप लिया है, ठीक है। फिल्टर पेपर का एक हमने स्ट्रिप लिया है और उस स्ट्रिप के ऊपर फिल्टर पेपर के नीचे से एंड से 3 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर ऊपर हमने पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लिया है और उस लाइन के बीचों बीच हमने एक ब्लैक इंक का स्पॉट दे दिया है, ठीक है। हमने एक फिल्टर पेपर का स्ट्रिप लिया है, फिल्टर पेपर के स्ट्रिप में 3 सेंटीमीटर ऊपर हमने पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ की है और उस लाइन के बीचों बीच हमने एक ब्लैक इंक का स्पॉट दे दिया है। सो दिस इज द पेंसिल लाइन, दिस इज स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर एंड दिस इज द स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक। अब हमने इसको ड्राई कर लिया, जब हमने इंक डाला और उसको कंप्लीटली ड्राई कर लिया और अब इस पूरे स्ट्रिप को हमने एक ग्लास जार जिसमें पानी भरा हुआ है, इस स्ट्रिप को एक क्लिप की मदद से हमने फंसा के उस स्ट्रिप को ग्लास जार में डिप कर दिया, जिस ग्लास जार में वाटर है। हमें फिल्टर पेपर को इस तरह उसके अंदर डिप करना है जिससे कि हमारी जो ये पेंसिल की लाइन है, तो वाटर का जो लेवल होना चाहिए वो पेंसिल की लाइन से नीचे होना चाहिए। पेंसिल की लाइन और वाटर का लेवल कोलाइड नहीं करना चाहिए। हमें इस तरह इस स्ट्रिप को ग्लास जार में डुबोना है, द ग्लास जार कंटेनिंग वाटर। हमें इस तरह से इस स्ट्रिप को डुबोना है कि वो स्ट्रिप कि हमारी जो ग्लास जार में वाटर का लेवल है और हमारे स्ट्रिप पे जो पेंसिल की लाइन है, उन दोनों में थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए, दोनों सटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दिस इज आवर डायग्राम बी। अब थर्ड डायग्राम आप देखो, सी में क्या हो रहा है कि जब हम ये पूरा सेटअप कर देंगे तो इन फ्यू मिनट्स वी विल ऑब्जर्व कि पानी स्ट्रिप में ऊपर, कैपिलरी एक्शन से पानी स्ट्रिप में ऊपर बढ़ने लगेगा और पानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा हम देखेंगे कि डाइज का वो जो डाई है वो डाई को अपने साथ लेके वो ऊपर बढ़ रहा है और डाई को अपने साथ लेके ऊपर बढ़ रहा है एंड वी विल ऑब्जर्व 2 or 3 स्पॉट्स इन द फिल्टर पेपर एज द वाटर मूव्स। जैसे जैसे पानी मूव करेगा ऊपर की तरफ वैसे वैसे हम डिफरेंट प्लेसेस पे हम 2 या 3 स्पॉट्स ऑब्जर्व करेंगे, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डाइज के कलर हम यहाँ डिफरेंट स्पॉट्स ऑब्जर्व करेंगे। वाटर जब हाईएस्ट लेवल तक पहुँचने लगे तो हमें स्ट्रिप को बाहर निकाल लेना है, उसके बाद हमें स्ट्रिप को पूरी तरह सुखा लेना है। जब स्ट्रिप सूख जाएगा तो आप ऑब्जर्व करोगे कि पेंसिल की लाइन के ऊपर 1, 2 या 3 डिफरेंट डाइज में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, डाइज में जो डाइज जिन कंपोनेंट से बन के बना था, ये ब्लैक इंक जिन कंपोनेंट से मिल के बना था, वो सारे कंपोनेंट्स के स्पॉट्स आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ फिल्टर पेपर पे आपको नजर आएंगे। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये फिल्टर पेपर containing these different spots या different components of the dyes, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफ। This is known as chromatograph. This is known as chromatograph. तो क्या होता है, तो ये हमने देखा जब हम एक ब्लैक इंक के डाइज को, ब्लैक इंक जो था उसके कंपोनेंट्स को जब हम सेपरेट कर रहे थे बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटोग्राफी, तो हमने देखा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रोमैटोग्राफी
फिल्टर पेपर पे डिफरेंट एट डिफरेंट हाइट्स, नॉट डिफरेंट प्लेसेस, हम करेक्ट वर्ड यूज करते हैं, डिफरेंट हाइट्स पे हमको डिफरेंट स्पॉट्स नजर आते हैं, डिफरेंट कलर्ड स्पॉट्स नजर आते हैं. एक्चुअली दीज कलर्ड स्पॉट्स आर नथिंग बट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक इंक. ब्लैक इंक जिन कंपोनेंट से बना हुआ होता है वो कंपोनेंट्स है जो डिफरेंट हाइट्स पे कलर्ड स्पॉट्स हमें शो कर रहे हैं. अच्छा, डिफरेंट तो ये डिफरेंट हाइट्स पे हमारे डिफरेंट स्पॉट्स क्यों आए? एक्चुअली मैंने बताया था कि इसका जो प्रिंसिपल बिहाइंड क्रोमैटोग्राफी है वो ये है कि हमारा मिक्सचर हो, हमारा सब्सटेंस ए है और उसमें अगर हमारा स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी तीन कंपोनेंट डिसॉल्व है तो हमारा प्रिंसिपल क्या था कि ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हो गए मिक्सचर के, उनकी सॉल्युबिलिटी एक ही सॉल्वेंट में, अगर हम इन तीनों को एक ही सॉल्वेंट से इंटरैक्ट करा रहे हैं, एक ही, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर, यहाँ तो वाटर है तो हम वाटर ही लिख रहे हैं, हमने तीनों को एक ही सॉल्वेंट से इंटरैक्ट कराया वाटर से, लेकिन तीनों के तीनों अलग अलग सॉल्युबिलिटी शो कर रहे हैं हमारे वाटर के साथ. इसीलिए हमें डिफरेंट हाइट्स पे हमें स्पॉट्स मिल रहे हैं. ए का अलग सॉल्युबिलिटी है, बी की अलग सॉल्युबिलिटी है, सी की अलग. अगर हम इस स्पॉट को ए मान लें, इस स्पॉट को बी मान ले और इस स्पॉट को हम सी मान ले, तो हम कहेंगे तो ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों अलग अलग सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है वाटर के साथ. इसका कंक्लूजन ये है, एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, वो वाटर के साथ सबसे ऊपर की तरफ फास्ट भागता है और अपना स्पॉट सबसे ऊपर छोड़ता है. ए का स्पॉट सबसे ऊपर आने का मतलब है कि ए इज मोस्ट सॉल्युबल, उसके बाद बी की सॉल्युबिलिटी उससे कम है वाटर में और सी की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है वाटर में इन कंपोनेंट्स में से. ठीक है, तो ये तो हमारा प्रिंसिपल था कि कंपोनेंट्स मिक्सचर के, इस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं दे शो डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट. तो इससे हम फाइनल कंक्लूजन यही निकालते हैं. और इसमें क्या होता है, तो फाइनल हमारा, तो ये तीनों हमारे, इसमें तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे कैसे कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं एक ही जब हम सॉल्वेंट यूज करते हैं और डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज पे बेस्ड होकर हमारे कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं. इस पूरे सिस्टम का कंक्लूजन अगर हम निकालेंगे तो ये है द कलर्ड कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, the colored component which is more soluble in water, the colored component which is more soluble in water, the colored component which is more soluble in water rises faster and forms a spot, forms a spot at the higher position, and forms a spot at the higher position, forms a spot at the higher position, while the least soluble remains in bottom, while the least soluble remains in water. सबके समझ में आ गई द कलर्ड कंपोनेंट. इस पूरे सिस्टम में हमने क्या देखा, हमने एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लिया और उस फिल्टर पेपर पे हमने 3 इंच, हमने 3 सेंटीमीटर ऊपर, हमने फिल्टर पेपर के 3 सेंटीमीटर ऊपर जाके हमने एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ की है और उस लाइन के बीचों बीच हमने एक ब्लैक स्पॉट दे दिया है. ये ब्लैक स्पॉट हमारा ब्लैक इंक का स्पॉट है. अब हमने इस फिल्टर पेपर को पहले अच्छे से ड्राई कर लिया और उसको एक ग्लास जार में डिप किया विच कंटेन वाटर. वाटर का लेवल और हमारे पेंसिल के लाइन का लेवल में डिफरेंस होना चाहिए. दे शुड नॉट कोलाइड विद ईच अदर. अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे थ्रू द कैपिलरी एक्शन वाटर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वाटर अपने साथ डाइज को ऊपर लेके बढ़ने लगा
और वाटर जब हायर पोजीशन पे ऑलमोस्ट पहुंचने लगा तो हमने ऑब्जर्व दो से 3 कलर स्पॉट हमने डिफरेंट हाइट्स ऑफ फिल्टर पेपर पे ऑब्जर्व किए। अब वाटर जब अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने लगे तो हमें फिल्टर पेपर को निकाल के ड्राई आउट कर लेना है। ये ड्राई करने के बाद ये पूरा सिस्टम, द फिल्टर पेपर कंटेनिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द डाई, ये पूरे सिस्टम को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफ। तो ये जो हमें डिफरेंट स्पॉट्स पे हमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स मिले, ये डिफरेंट हाइट्स पे हमें सिर्फ इसलिए मिले हैं क्योंकि ये मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स थे ये एक ही सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्युबिलिटी शो कर रहे थे। जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा सॉल्युबल था वो पानी के साथ सबसे ऊपर तक गया और सबसे हायर पोजीशन पे उसने अपना स्पॉट क्रिएट किया, और जो लीस्ट सॉल्युबल था वो बॉटम में ही रह गया और वहीं पे अपना स्पॉट क्रिएट किया। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी which was based on the principle that different components of a mixture have different solubilities in the same solvent. Clear it? So this was all about chromatography. Now let's move towards purification of water on large scale. Purification of water on large scale. Actually क्या होता है बेटा, जो हमारे लेक्स वगैरह में, लेक्स और रिवर्स के पानी जो होते हैं ना, वो तो बहुत डर्टी होते हैं, उनमें जर्म्स भी होते हैं, बहुत सारी गंदगी भी होती है। तो डायरेक्टली हमारे हाउस होल्ड यूज के लिए, बेसिकली पीने के पर्पस के लिए तो वो बिल्कुल भी फिट नहीं होते, जस्ट बिकॉज कि वो इतने ज़्यादा गंदे होते हैं कि उनको आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इट इज़ एडवाइजेबल क्या, इट इज़ नीडेड कि हम उस पानी को घर में सप्लाई होने के पहले उस पानी को कम्प्लीटली डर्ट फ्री, जर्म फ्री सब कुछ किया जाए और तब उनको हमारे घर के नलों में सप्लाई किया जाए। तो ये प्रोसेस लार्ज स्केल पे किया जाता है। म्यूनिसिपैलिटी की जो पानी आती है हमारे घर में बेटा, तो वो ट्रीटेड वाटर ही ऑलमोस्ट ट्रीट, अभी तो पंप से वो लोग करते हैं, लेकिन जहाँ नदियों और नालों से पानी सप्लाई किया जाता है वहाँ पहले पानी को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। एट डिफरेंट स्टेजेस पे पानी को ट्रीट किया जाता है और उसके बाद उस पानी को हमारे घरों में भेजा जाता है, विच वी कंज्यूम। तो लेट्स सी वाटर प्यूरिफिकेशन ऑन लार्ज स्केल। वाटर प्यूरिफिकेशन ऑन लार्ज स्केल। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी, उसके बाद आपको एक एक स्टेप लिखवा के एक्सप्लेन करूंगी। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, ओके। तो वाटर प्यूरिफिकेशन ऑन लार्ज स्केल, जस्ट ये रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर मतलब जहाँ पे पानी को नदी और नालों से, नालों नहीं, आई एम वेरी सॉरी, लेक्स एंड रिवर्स से पानी को पंप आउट करके, पंपिंग स्टेशंस होते हैं, उनकी मदद से पानी को पंप किया जाता है और पंप करके पहले इन रिजर्वॉयर्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब इन रिजर्वॉयर्स के बाद इन पानी को भेजा जाता है सेडिमेंटेशन टैंक्स में। These सेडिमेंटेशन टैंक। दिस इज सेडिमेंटेशन टैंक। इस सेडिमेंटेशन टैंक में टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल, जो बड़े बड़े पानी में गंदगी के पार्टिकल्स होंगे
जो आराम से अगर पानी को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए अनडिस्टर्ब तो वो सेटल डाउन कर जाए। ऐसे पार्टिकल्स को सेटल डाउन कराने के लिए, ऐसे पार्टिकल्स को पानी में से रिमूव करने के लिए हम सेडिमेंटेशन टैंक में पानी को भेजते हैं टू सेटल डाउन द सॉलिड्स, टू सेटल डाउन द सॉलिड पार्टिकल्स। अब यहाँ से हमारा पानी जाएगा लोडिंग टैंक में। यहाँ से जो है पानी हो जाएगा लोडिंग टैंक में। दिस इज लोडिंग, ये लोडिंग टैंक है, ठीक है। इस लोडिंग टैंक में हम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को सेडिमेंट करते हैं या सेटल डाउन कराते हैं। टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ठीक है। टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। इसके बाद पानी जाता है फिल्टरेशन टैंक में। इसके बाद जो पानी जाता है वो जाता है फिल्टरेशन टैंक में। इस फिल्टरेशन टैंक में 3 लेयर्स होते हैं, फाइन सैंड के, मोटे मोटे ग्राउल्स के, कुछ बिल्कुल महीन ग्राउल्स के। 3 लेयर्स होते हैं इस फिल्ट्रेशन टैंक में। एक लेयर बहुत फाइन सैंड का होता है, एक लेयर थोड़े फाइन ग्रेवल के होते हैं और एक थोड़े मोटे ग्रेवल के लेयर होते हैं। इनको 3 लेयर या 3 बेड बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा और ये हो गया हमारा सैंड का। ये हमारा फाइन सैंड, ये हमारा फाइन सैंड, ये है हमारा ग्रेवल और ये है हमारा कोर्स ग्रेवल, कोर्स कंकड़, जिस कंकड़ जो बोलते हैं दैट इज ग्रेवल। और यहाँ हमारा पूरा पानी आता है, इसमें इस पोर्शन में हमारा पानी आता है। ये है हमारा फिल्टरेशन टैंक, फिल्टरेशन टैंक, ठीक है। यहाँ लिखते हैं उसको, हाँ, फाइन सैंड, ग्रेवल। आपकी बुक में भी डायग्राम होगा बेटा, आप चाहो तो उससे भी इसको मिला सकते हो, कोर्स ग्रेवल, ठीक है। मैं यहाँ से ये निकालूंगी सेम। और यहाँ से जो पानी है, यहाँ से जो पानी आता है, अब ये पानी को क्या करते हैं, इस पानी को हम भेजते हैं क्लोरीनेशन टैंक्स में, ठीक है। दिस वाटर इज नाउ सेंट टू क्लोरीनेशन टैंक्स, जहाँ जर्म्स को खत्म किया जाता है पानी में से। क्लोरीनेशन टैंक, ठीक है। क्लोरीनेशन टैंक यहाँ टू किल बैक्टीरिया, और फिर इस पानी को सप्लाई किया जाता है। फिर यहाँ से जो पानी अब निकलता है दैट इज सप्लाइड टू आवर हाउसेस, टू हाउसेस। हमारे नलों में ये पानी भेज दिया जाता है। तो ये कंप्लीट सेटअप तो आपको समझ में आ गया है। जो भी हमारा ये कंप्लीट डायग्राम तो आपको क्लियर हो गया है। अब हम क्या, पहले मैं आपको एक ये बता देती हूँ ओवरऑल व्यू, उसके बाद मैं आपको लिखवा दूँगी। तो वाटर्स को क्या किया जाता है, लेक्स एंड रिवर्स से पंप किया जाता है। पंपिंग स्टेशंस होते हैं, पंपिंग स्टेशंस की मदद से लेक से और रिवर से हम वाटर को पंप किया जाता है पंपिंग स्टेशंस के हेल्प से, और उस वाटर को स्टोर किया जाता है पहले बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स में। अब रिजर्वॉयर से वाटर को सेंड किया जाता है एक सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में जो वाटर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है, मिट्टी हो, कंकड़ हो, जो भी ऐसी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, जिसको अगर हम थोड़ी देर छोड़ दें वाटर को अनडिस्टर्ब,
वाटर को स्टैंडिंग पोजीशन पे अनडिस्टर्ब्ड अगर हम कुछ देर के लिए छोड़ दें तो क्या होगा कि सेडिमेंटेशन टैंक में वैसे जो बड़े बड़े इंप्यूरिटीज के पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे बॉटम में सेटल कर जाएंगे। तो वाटर फ्री फ्रॉम दीज इंप्यूरिटीज उसको फिर सेंड किया जाता है लोडिंग टैंक में। एक्चुअली क्या होता है ना बेटा कि वाटर में कुछ सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज रह ही जाती हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में तो जो बड़े बड़े हैवी, जैसे बड़े का मतलब एकदम बड़े बड़े पत्थर जैसे नहीं, पर फिर भी अगर कंकड़ हुआ या कुछ भी मिट्टी के थोड़े बड़े मिट्टी हुई तो मिट्टी क्या है, मिट्टी तो बैठ जाएगी अगर थोड़ी देर छोड़ देंगे हम। तो क्या किया जाता है कि वाटर को थोड़ी देर सेडिमेंटेशन टैंक में छोड़ दिया जाता है बिल्कुल अनडिस्टर्ब, जिससे ये सारी इंप्यूरिटीज जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। अब इस वाटर को सेंड किया जाता है लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक में क्या होता है बेटा कि हम लोडिंग टैंक में जो वाटर आता है तो हम उसमें कुछ क्रिस्टल्स एलम के मिला देते हैं। नाउ एलम इज नथिंग बट फिटकरी, जो हमारे घर में फिटकरी यूज होती है। आप लोगों ने शायद ये देखा नहीं है, अभी तो आरओ का यूज है। जब हम छोटे थे तो हमारे उस वक्त आरओ नहीं था, तो हमारे यहाँ वो पानी में अगर हमें लगता था कि पानी हमारे पेरेंट्स को लगता था कि पानी गंदा है तो दे यूज टू मूव फिटकरी इन वाटर। वो फिटकरी को घुमा देते थे पानी में थोड़ा 2-3 बार, और क्या होता था ना कि तुरंत में पानी में जितने भी छोटे गंदगी थे जो यूं बैठ नहीं रहे थे वो पानी में घूमते ही जा रहे थे, जिसको हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं। सस्पेंडेड यानी कोलॉइडल टाइप के जो पार्टिकल्स थे जो वो घूमते ही जा रहे थे, पानी में बैठ ही नहीं रहे थे, तो वो एलम के पार्टिकल्स जैसे हम उसमें से घुमाते थे वो सारे के सारे नीचे सेटल कर जाते थे। वही पर्पस यहाँ भी हम लोडिंग टैंक में कर रहे हैं। हम एलम के पार्टिकल्स को वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ना, खूब पतले, मतलब एकदम महीन क्ले के पार्टिकल्स या जो भी ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो सेडिमेंटेशन टैंक में नहीं बैठ पाए, तो ये एलम क्या करता है उन सारे पार्टिकल्स पे जाके चिपक जाता है। अब उन सारे पार्टिकल्स पे चिपक जाता है मतलब उन सारे पार्टिकल्स पे लोड बढ़ जाता है। इसका नाम इसीलिए लोडिंग टैंक है, क्योंकि हम जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ना उनको एलम के पार्टिकल से लोड कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज लोडिंग। तो एलम के पार्टिकल्स उन सस्पेंडेड पार्टिकल से जाके बिल्कुल चिपक जाते हैं। अब क्या होता है जब ये एलम के पार्टिकल्स उनके साथ चिपक जाते हैं तो अब ये पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो वाटर में अब घूम नहीं पाते और धीरे धीरे वो लोडिंग टैंक के नीचे में सेटल कर जाते हैं। ठीक है, लोडिंग टैंक के नीचे में वो सेटल कर जाते हैं। यहाँ हो गया सेटल कर गए लोडिंग टैंक में। अब लोडिंग टैंक से पानी को भेजा जाता है फिल्टरेशन टैंक में। फिल्टरेशन टैंक नाम से पता है फिल्टर हो रहा होगा। तो फिल्टरेशन टैंक में 3 लेवल्स हैं, एक फाइन सैंड का, एक सिंपल पतले छोटे कंकड़ का, और एक थोड़े बड़े कंकड़ का कोर्स ग्रेवल। तो एक्चुअली बेटा क्या होता है कि ये जो 3 लेयर्स जिनको हम 3 बेड्स भी बोलते हैं, पहला लेयर इसमें हमारा फाइन सैंड का है, अपर मोस्ट लेयर, सेकेंड लेयर हमारा ग्रेवल का है, और हमारा जो थर्ड लेयर या बॉटम में जो लेयर है तो उसको हम कह रहे हैं कोर्स ग्रेवल का लेयर। ये तीनों लेयर या ये 3 बेड्स जो हमने फिल्ट्रेशन टैंक में बनाए हैं, these 3 beds or these 3 layers acts as sieves and filters, छन्नी का काम करते हैं। acts as sieves and filters, छन्नी का काम करते हैं। गंदगी को छान बांध के अपने अंदर ही उलझा के रख देते हैं और साफ पानी ऊपर आ जाता है। जितनी भी पानी के अंदर और भी गंदगी, ये सारा प्रोसेस हम गंदगी रिमूव करने के लिए कर रहे हैं। हर 2-3 लेवल से पानी को पास किया जाता है ताकि किसी भी तरीके से गंदगी पानी के साथ हमारे घरों में ना पहुंचे। तो फिल्ट्रेशन टैंक में फाइनल एक डर्ट रिमूवल का प्रोसेस किया जाता है, जहां ये 3 लेयर्स जो है वो छन्नी का काम करते हैं। दे एक्ट्स एज सीव्स एंड फिल्टर्स, और हमारे पानी को अच्छे से छान के साफ कर देते हैं। और फिर फिल्टरेशन टैंक से जो पानी आता है वो पानी जाता है क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक में पानी को एक जर्मीसाइड के साथ ट्रीट किया जाता है। बेसिकली वो जर्मीसाइड या तो क्लोरीन होता है या ब्लीचिंग पाउडर होता है।
क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का भी पर्पस है हमारा क्लोरीन ही ले, क्लोरीन का ही यूज करना। तो क्लोरीन डायरेक्ट या ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके विच इज अ जर्मीसाइड, उसका यूज करके क्लोरीनेशन टैंक में जितने भी उसमें बैक्टीरिया है पानी के अंदर या जर्म्स मौजूद हैं पानी के अंदर, उनको किल किया जाता है। क्लोरीनेशन टैंक में जो पानी फिल्ट्रेशन टैंक से आता है, उस पानी को ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाता है टू किल ऑल द बैक्टीरिया एंड द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। नाउ द वाटर फ्रॉम क्लोरीनेशन टैंक which is completely fit for drinking is sent to our houses, और हम उस पानी को यूज करते हैं। समझ में आगे बात सबके? तो ये था हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस ऑन लार्ज स्केल। हम लोग उसको लिख लेते हैं। मैं ये डायग्राम रब कर रही हूँ, आप लोगों ने या तो बुक में होगा या आपने ड्रॉ कर लिया होगा, तो मैं जब अब लिख के बताऊंगी तो आपको क्लियर रहेगा। डायग्राम वॉच करते जाना। अब हम लिखते हैं इसको, लिख लेते हैं इसको। तो पहला प्रोसेस हमारा सेडिमेंटेशन टैंक में था, ठीक है। तो फर्स्ट इज द प्रोसेस सेडिमेंटेशन। फर्स्ट प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। Water from river or lake is pumped by the pumping station. The water from river or lake is pumped by pumping stations and stored in reservoirs. ठीक है। The water from reservoir is sent to sedimentation tank। याद है यहाँ रिजर्वायर था, रिजर्वायर में हमने पहले वाटर को स्टोर किया एंड देन वाटर इज सेंट टू सेडिमेंटेशन टैंक। The water is sent to sedimentation. The water from the reservoir is sent to the sedimentation tank. The water is allowed to stand in the tank for some time. The water is allowed to stand in the tank for some time। कुछ देर के लिए सेडिमेंटेशन टैंक में हम पानी को अनडिस्टर्ब बिल्कुल यूं ही छोड़ देते हैं। हम पानी में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते हैं। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो बड़े बड़े जो सेटल कर सकते हैं वो नीचे की तरफ सेटल कर जाते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स settles at the bottom of the tank। ठीक है। वाटर को पंपिंग सेट्स की मदद से पंप किया जाता है और उन्हें बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स में स्टोर किया जाता है। रिजर्वॉयर से वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है, where water is allowed to stand for some time। when it happens, तो क्या होता है, जो उसमें बड़े बड़े सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो खुद ब खुद नीचे बैठ सकते हैं, या हम कह सकते हैं सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, नॉट कोलोइडल पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं, जो तो वो क्या होते हैं, धीरे 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 वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। नाउ द वाटर फ्रॉम दिस सेडिमेंटेशन, अब जो पानी हमें बचा इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रिमूवल के बाद जो पानी हमें मिला, दैट वाटर इज बीइंग सेंट टू द लोडिंग टैंक। लोडिंग का मतलब तो आप सब समझ गए, व्हाई इट इज कॉल्ड अ लोडिंग टैंक। तो वो तो आपको क्लियर हो गया ना, क्योंकि हम जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है या सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है, उनके पार्टिकल्स को एलम के पार्टिकल्स से लोड करते हैं, एलम के पार्टिकल्स को उनके ऊपर लोड कर देते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लोडिंग। नाउ सेकंड इज लोडिंग। सेकंड इज लोडिंग।
water from sedimentation tank, water from sedimentation tank, water from sedimentation tank is now sent to loading टैंक्स। सेडिमेंटेशन टैंक्स में से वाटर को लोडिंग टैंक में सेंड किया जाता है, जहां पे हम वाटर में कुछ एलम के पार्टिकल, कुछ एलम का क्रिस्टल्स मिला देते हैं। इन द लोडिंग टैंक some alum is nothing but fitkiri, some alum fitkari is added to water, some alum fitkari is added to water। ठीक है, वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक से हम लोडिंग टैंक पे भेज रहे हैं, जहां हम वाटर में कुछ एलम के क्रिस्टल्स मिला रहे हैं। तो एलम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द क्ले पर। द पार्टिकल्स ऑफ एलम गेट डिपॉजिटेड ऑन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ क्ले। The particles of alum get deposited on the suspended particles of the clay. This makes suspended particles heavy. This makes suspended particles heavy. This makes suspended particles heavy. This makes suspended particles heavy, and they now settle at the bottom of the tank. And they now settle at the bottom of the tank. The process, ये complete जो process है एलम का डिपोजिशन इसके ऊपर कराना, सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कराना, this process is known as loading. The process is called loading. हमने सेडिमेंटेशन टैंक में से पानी को लोडिंग टैंक में भेजा, जहां हमने वाटर में थोड़ा सा एलम मिला दिया है। अब ये एलम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, क्ले के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं हमारे वाटर के अंदर, उनके साथ उनके ऊपर जाके चिपक जाते हैं, उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये जो एलम के पार्टिकल्स जब क्ले पार्टिकल्स के ऊपर चिपक गए जाके, तो अब क्ले पार्टिकल्स हेवी हो जाते हैं, और वो इतने हेवी हो जाते हैं कि वो फिर धीरे धीरे टैंक के बॉटम में सेटल कर जाते हैं। अब यहाँ हमारा पानी और क्लियर हुआ। नाउ द वाटर फ्रॉम लोडिंग टैंक इज सेंट टू फिल्टरेशन टैंक। Water from loading tank is then sent to filtration tank, which has three layers और बेड्स, जिसमें 3 लेयर्स हैं, या जिनको हम 3 बेड्स भी बोल सकते हैं। दैट इज टॉप लेयर और बेड ऑफ फाइन सैंड, मिडिल लेयर ऑफ ग्रेवल, and bottom layer of coarse gravel.
these layers or beds, these layers acts as sieves and filters the dirt get, जो हमारे वाटर में जो और भी अब जो डर्ट बचे रह गए हैं, that dirt gets deposited, the dirt gets deposited over these layers. फिल्टरेशन टैंक में हमारे 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं। सबसे ऊपर का जो लेयर है वो फाइन सैंड का है, उसके नीचे का जो लेयर है वो है, उसके नीचे फर्स्ट लेयर जो है हमारा वो फाइन सैंड का है, सेकेंड लेयर और मिडिल लेयर इज ऑफ ग्रेवल एंड द थर्ड लेयर और द बॉटम लेयर इज ऑफ द कोर्स ग्रेवल। ये जो ग्रेवल, सैंड और कोर्स ग्रेवल का लेयर है एक्चुअली ये छन्नी का काम करता है। हम चाय में जब हम चाय बनाते हैं तो जब हम छन्नी से छानते हैं तो कैसे पत्ते ऊपर रह जाते हैं और हमारा चाय मिल जाता है, उसी तरह क्या करता है ये छन्नी का काम करता है और हमारे जो वाटर में अभी भी जो डर्ट पार्टिकल्स या कुछ भी डर्ट प्रेजेंट है वो इन सैंड्स और ग्रेवल के लेयर में उलझ के रह जाते हैं, इन सैंड या ग्रेवल के लेयर में छन जाते हैं, इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और हमें क्लीन वाटर फिल्ट्रेशन टैंक के ऊपर की तरफ मिल जाता है। इन लेयर के ऊपर में जो वाटर हमें मिल जाता है दैट इज ऑफ क्लीन वाटर। The clean water is now sent to the chlorination tank, जहां हमें germs, अब वाटर में प्रेजेंट germs को किल करना है। क्लोरीनेशन, क्योंकि क्लोरीन ट्रीटमेंट किया जाता है ना, वहाँ क्लोरीन से ट्रीटमेंट किया जाता है वाटर का, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन टैंक एंड द प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन। फिल्टर्ड वाटर इज देन treated with a filtered water is then treated with a germicide. Filtered water is then treated with a germicide to kill bacteria and germs. Germs और बैक्टीरिया को किल करने के लिए फिल्टर्ड वाटर को क्लोरीनेशन टैंक में एक जर्मीसाइड के साथ ट्रीट किया जाता है। नॉर्मली क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर, नॉर्मली क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ जर्मीसाइड, इज यूज्ड एज अ जर्मीसाइड, इज यूज्ड एज अ, नॉर्मली क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर को हम एज अ जर्मीसाइड यूज करते हैं। क्वांटिटी ये नहीं है कि कितना भी क्वांटिटी डाल दें, जितना हमें ज़रूरत है हमें उतनी ही क्वांटिटी में हमें क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर उस टैंक में डालना है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हम कितनी भी क्वांटिटी डाल दें, अगर ऐसा करेंगे तो एक तो क्लोरीन की बहुत गंदी पंजेंट सी स्मेल होती है, वो हमारे पानी में अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो पानी में वो क्लोरीन की या ब्लीचिंग पाउडर की जो एक पंजेंट सी स्मेल आती है वो हमारे पानी में आने लगती है। ठीक है, now water thus treated is now fit for drinking. Water thus treated is now fit for clear. So this was all about water purification on large scale. इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी आज फिनिश होता है। इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर हमारा आज फिनिश होता है। आप चैप्टर्स को पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आई एम देयर फॉर इट, लेकिन चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, अपनी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो
चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया है, हम एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। इसी चैप्टर से रिलेटेड था, याद है हमारा कंसंट्रेशन से रिलेटेड हमने एक दो कंसंट्रेशन के बारे में मैंने आप लोगों को कई सारे फॉर्मूलाज बताए, जिससे हमने रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाए थे। आज हम एक दो क्वेश्चंस और बना लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ पहला क्वेश्चन है, इफ 110 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन, इफ 110 ग्राम ऑफ सॉल्ट is present in 550 gram of solution. If 110 gram of salt is present in 550 gram of the solution, calculate the concentration of the solution. Calculate the concentration of the solution. ठीक है, तो हमारे को क्या क्या डेटा दिया है? हमारा दिया है मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 110 ग्राम। हमें दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 550 ग्राम। And we know that concentration of solution is equal to mass of solute by mass of solution into 100। यही होता है ना, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 110, 550 into 100, that is equal to 20%. So the concentration of the solution is, therefore concentration of solution is 20%। हमने 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि हम इस पूरे सिस्टम को परसेंटेज में चेंज कर सकें। So the concentration of the solution is 20%। क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ तो हमने मास से कंसंट्रेशन निकाला। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर हमें वॉल्यूम प्रोवाइड किया हुआ हो तब हम कैसे निकालेंगे। A solution contains 50 ml of alcohol. A solution contains 50 ml of alcohol. A solution contains 50 ml of alcohol. That is alcohol, बेटा आपको दिख जाएगा। A solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. Mixed with 150 ml of water. Mixed with 150 ml of water. ठीक है, 50 ml of alcohol है which is mixed with 150 ml of water. Calculate the concentration of the solution. Calculate the concentration of सॉल्यूशन। बेटा ये डेटा देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? इस डेटा में हमारा इथेनॉल, ये जो अल्कोहल है दैट हैज बीन मिक्स्ड विद वाटर, यानी अल्कोहल की क्वांटिटी कम है तो इट इज अ सॉल्यूट और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो इट इज द सॉल्वेंट। तो हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 50 ml और वॉल्यूम ऑफ solvent is equal to 150 ml. Now we know concentration of solution is equal to volume of solute by volume of solution into 100। हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, हमारे पास सिर्फ सॉल्यूट का वॉल्यूम है और हमारे पास सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। हमारे पास सॉल्यूट का सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है।
Now volume of solution is equal to volume of solute plus volume of solution. ठीक है, यानी ये हो गया 50 ml प्लस 150 ml दैट इज इक्वल टू 200 ml. हो गया हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें मिल गया. सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हमें मिल गया. अब हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम को हम यहाँ मैं यहाँ डायरेक्टली पुट कर रही हूँ क्योंकि मैं नीचे लिखूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली पुट कर रही हूँ. आप लोग अलग से ही लिखना जब सॉल्व करना हो. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारा 50/200 into 100 that is equal to 25%. Therefore concentration of solution is equal to 25%. ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल इजी है. सिर्फ डेटा जो भी आपको दिए गए हैं उन डेटास को आप अच्छे से समझो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, उन डेटास को अच्छे से पुट करो, फॉर्मूला पे बैठाओ, आपके आंसर आ जाएंगे. अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर आपको जस्ट separate the components. How will you separate the components of a mixture of common salt and sand? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, आपके एग्जाम्स में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चंस. तो हाउ विल यू सेपरेट द मिक्सचर, हाउ विल यू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड सैंड? कॉमन सॉल्ट और सैंड बहुत इजी है बेटा. कॉमन सॉल्ट और सैंड में, कॉमन सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होता है तो हम उसको सॉल्युबल होता है पानी में, लेकिन सैंड हमारा पानी में सॉल्युबल नहीं होता है. तो हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट प्लस सैंड, इस मिक्सचर को हम डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में. डिसॉल्व इन वाटर, कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व्स, कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर जाएगा. नाउ the solution is then filtered. The solution is filtered. फिल्टर होने के बाद क्या होगा, फिल्टरेट जो हमारा नीचे में आएगा, दैट फिल्टरेट कंटेन कॉमन सॉल्ट. वो जो पानी हमें नीचे मिलेगा उसमें कॉमन सॉल्ट, और जो हमारा रेसिड्यू होगा वो रेसिड्यू होगा हमारा सैंड. तो सैंड अलग हो गया और कॉमन सॉल्ट भी अलग हो गया. कॉमन सॉल्ट यहाँ अलग हुआ लेकिन वो पानी में है, तो हमें अगर कॉमन सॉल्ट चाहिए तो हम फर्दर प्रोसेस करेंगे. रेसिड्यू में तो हमारा सैंड मिल गया, अब हम इस सैंड को ड्राई कर लेंगे, हमारा सैंड हमें मिल जाएगा. इस फिल्टरेट में कॉमन सॉल्ट है, यानी इसमें पानी के साथ कॉमन सॉल्ट है. अगर हमें कॉमन सॉल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इवेपोरेट करेंगे, इवेपोरेशन का प्रोसेस करेंगे. नाउ वी विल डू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. और वाटर इवेपोरेट्स, common salt is left behind. Common salt is left behind. हो गया, क्लियर है सबको? How can we separate a mixture of common salt and sand? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
और भी क्वेश्चन जो डिस्कस करने हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। How will you separate a mixture of iron fillings and sulfur powder? How will you separate a mixture of iron fillings and sulfur powder? आयरन फिलिंग्स, आयरन के एकदम छीलन है, छोटी छोटी छीलन है, तो आप उसको हाथ से तो पिक नहीं कर सकते, और सल्फर का भी पाउडर है, दोनों ही तो ऑलमोस्ट एक जैसे, तो हम उसको हाथ से तो पिक नहीं कर सकते। तो हाउ कैन वी सेपरेट? दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर में आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? बेटा आयरन फिलिंग्स मैग्नेटिक है, अगर हम मैग्नेट ले जाएं तो आयरन फिलिंग्स तो अट्रैक्ट हो जाएंगी, सल्फर पाउडर अट्रैक्ट नहीं होगा। मिक्सचर ऑफ iron fillings plus sulfur, magnet is moved over the mixture, iron filings stick to the magnets, stick to the मैग्नेट, और हमारा जो सल्फर है, सल्फर इज लेफ्ट बिहाइंड, सल्फर इज लेफ्ट बिहाइंड। सो हम इस तरह बहुत इजीली आयरन फिलिंग्स और सल्फर के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। सो सी यू नेक्स्ट क्लास।